साल 2012 में जुलाई का महीना था और रात के 2 बज रहे थे। अचानक उत्तर भारत के 20 राज्यों में बत्ती गुल हो जाती है, ट्रेनें रुक जाती हैं, अस्पतालों में जनरेटर चलने लग जाते हैं, दिल्ली मेट्रो बंद हो जाती है। 30 से 40 करोड़ लोग यानी अमेरिका की लगभग 1.5 गुना आबादी एक पूरी रात अंधेरे में रह जाती है। उस वक्त दुनिया भर के तमाम अखबारों ने लिखा द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्लैकआउट, और उस वक्त किसी को पता नहीं था कि यही वो टर्निंग पॉइंट होगा जिसके बाद भारत एक ऐसी दिशा में चलेगा जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। जरा सोचिए, अगर कोई देश असली मायनों में ईंधन को रीडिफाइन कर दे तो उसकी ताकत क्या होगी। यही कहानी है भारत की। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने एनर्जी को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में राष्ट्रीय सुरक्षा और ताकत का हथियार बना दिया है। और आज जब दुनिया एनर्जी क्राइसिस में जी रही है तब पता चलता है कि ये सोच कितनी दूरदर्शी थी। पहले जरा समझते हैं बैकग्राउंड। 2014 से पहले भारत की सोलर कैपेसिटी सिर्फ 2.82 GW थी, यानी लगभग ना के बराबर। हम एनर्जी के लिए पूरी तरह तेल और कोयले पर निर्भर थे, जो कि इंपोर्ट होता था, जिसकी कीमत बाहर से तय होती थी और जिसकी सप्लाई कभी भी डिसरप्ट हो सकती थी। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट टेंशन, ये सब बताते हैं कि जो देश फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर है वो हमेशा दूसरों पर निर्भरता के साथ जीते हैं। भारत ने शायद ये समझ लिया था और इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी को प्रायोरिटी दी गई। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार कहाँ से हुआ था असली सफर। तो साल 2014 में जब नई सरकार आई, उस वक्त इंडिया की टोटल नॉन फॉसिल इंक्लूडिंग हाइड्रो कैपेसिटी थी सिर्फ 76 GW, और उसमें भी सोलर का हिस्सा था मात्र 2.6 GW। तब पूरे देश की सोलर कैपेसिटी आज के एक बड़े सोलर पार्क जितनी भी नहीं थी। और उस वक्त सोलर एनर्जी जनरेट करने की कॉस्ट क्या थी? 13 रुपए पर यूनिट से ऊपर, और कोल से बिजली बनती थी 3 से 4 रुपए में। तो नेता, नीति निर्माता और यहाँ तक के एक्सपर्ट्स उस समय कहा करते थे सोलर इंडिया के लिए बहुत महंगा होगा, हम डेवलपिंग कंट्री, हम ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त एक बेट लगाई गई, एक विजन सेट किया गया। 2015 में नेशनल सोलर मिशन का टारगेट बढ़ाया गया 20 GW से सीधे 100 GW। लोगों ने उस समय कहा ये तो इम्पॉसिबल है, कुछ ने तो उसे हैलुसिनेशन तक बता दिया था। अब सोचिए, जब टारगेट बड़ा हो तो उसके लिए ईंधन कहाँ से आएगा? 2 चीज़ें चाहिए थी, पैसा और नीति। अगर पैसे की बात करें, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में FDI इन्फ्लोज जो FY21 में टोटल FDI का सिर्फ 1% था, वह FY25 तक 8% हो गया। FY25 की पहली 3 तिमाहियों में ही $3.4 बिलियन का FDI आया। आज दुनिया इस सेक्टर में भारत की उपलब्धियों पर बेट करती है। अब अगर नीति की बात करें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई, जिसने डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को रॉकेट फ्यूल दिया। 2024 में इंडिया की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी 41 GW, जो 2025 में बढ़कर 144 GW हो गई है। साथ ही PM कुसुम, CPSU स्कीम, सोलर पार्क, इन सभी स्कीम से मिलकर एक इकोसिस्टम बनाया जहां फार्मर से लेकर फैक्ट्री ओनर तक सबको सोलर का फायदा मिलने लगा। लेकिन दोस्तों, जो असली गेम चेंजर था वो था कॉस्ट। साल 2010 में सोलर एनर्जी की कॉस्ट थी 12 से 13 पर यूनिट। 2017 आते आते ये 3.15 पर आ गई और 2024 में 2.50 पर यूनिट, यानी 14 सालों में 95% की गिरावट। सोलर मॉड्यूल की कॉस्ट में 90 से 95% की गिरावट। अब कोल से बिजली बनती है 3 से 4 रुपए में और सोलर से 2.5 रुपए में। तो यानी सोलर अब कोल से भी सस्ती हो गई है। जो लग्जरी थी वह अब इकॉनमी बन गई है। और इससे भी आगे सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज मिलाकर अब 24 घंटे बिजली दी जा सकती है सिर्फ 4.7 रुपए पर यूनिट में। अब आते हैं उस जर्नी पर जो ट्रूली माइंड ब्लोइंग है। साल 2014 में टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी जो थी वो 76 GW, फिर 2025 के नवंबर तक 254 GW हो गई, यानी 3 गुना से ज़्यादा ग्रोथ सिर्फ 11 वर्षों में। और अगर केवल सोलर एनर्जी की बात करें तो साल 2014 में 2.6 GW, वहीं फिर जनवरी 2025 में सोलर ने 100 GW का माइलस्टोन क्रॉस किया। नवंबर 2025 तक जाते जाते 132 GW, और हम अब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सोलर पावर प्रोड्यूसर हैं। विंड पावर 50 GW क्रॉस हो गई है। सोलर और विंड मिलाकर साल 2025 में इंडिया ने अपनी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से हासिल किया। ये टारगेट था 2030 तक, लेकिन हमने ये 5 वर्षों पहले ही अचीव कर लिया। और ये था भारत के पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट को अचीव करना। और 29 जुलाई 2025 को एक ऐसा दिन आया जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ऐसा क्यों? उस दिन इंडिया की कुल बिजली मांग का 51.5% हिस्सा सिर्फ रिन्यूएबल से आया। और अब बात कर लेते हैं PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, जो बहुत पॉपुलर है, जो फरवरी 2024 में लॉन्च हुई थी। टारगेट था 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाना।
सिर्फ 2 सालों में 20 से 25 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल हो चुके हैं। 12.5 लाख से ज़्यादा परिवारों का बिजली बिल जीरो हो चुका है। गुजरात में किसान अपनी छत से आज बिजली बेच रहे हैं। वाराणसी में एक होम मेकर हर महीने 6,000 बचा रही है। ये सिर्फ सब्सिडी स्कीम नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। पहली बार करोड़ों भारतीय सिर्फ बिजली कंज्यूम करने वाले नहीं, प्रोड्यूस करने वाले बन रहे हैं। कंज्यूमर से सीधा प्रोड्यूसर, यही तो है असली ईंधन। अब आते हैं एक ज़रूरी सवाल कि एनर्जी और नेशनल सिक्योरिटी का क्या रिश्ता है, बता सकते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तो यूरोप को पता चला था उस समय कि रशियन गैस पर निर्भरता एक स्ट्रेटेजिक वीकनेस थी। जर्मनी ने तब रातों रात अपनी पूरी की पूरी एनर्जी पॉलिसी बदली थी। वहीं इंडिया ने पहले ये सबक सीख लिया था, जो देश फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करते हैं वे जियोपॉलिटिकली हमेशा वल्नरेबल होते हैं। इंडिया अभी भी क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन सोलर और रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट करके इंडिया अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस को सिक्योर कर रहा है। हर सोलर पैनल एक छोटी सी डिफेंस इंस्टॉलेशन है जो किसी दूसरे देश के गैस या ऑयल पर निर्भरता कम करती है। और कंटिजेंसी, जब ग्रिड फेल हो, जब वॉर हो, जब कोई डिजास्टर हो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड रूफटॉप सोलर एक रेजिलिएंट सिस्टम है। एक सेंट्रल प्लांट ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन 25 लाख घरों की छत, उन्हें एक साथ नॉकआउट तो नहीं किया जा सकता। ईंधन की वजह से किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने का बल मिलता है, और इंडिया ने पिछले 12 वर्षों में ईंधन को लिटरली रीडिफाइन किया है। कोल की जगह सन, इंपोर्ट की जगह मैन्युफैक्चर, डिपेंडेंसी की जगह सेल्फ रिलायंस। 2012 में जब करोड़ों लोग अंधेरे में थे, तब जो ईंधन नहीं था वो आज 254 GW के रूप में हमारे पास है। ये सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन नहीं है, भारत की आइडेंटिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि इंडिया ये नहीं कर सकता, तो उन्हें याद कराइएगा 2012 का वो ब्लैकआउट, और फिर याद कराइएगा 29 जुलाई 2025 का वो दिन जब पूरे देश की आधी से ज़्यादा बिजली सूरज और हवा से आई थी। इस दिशा में जो कार्य हुआ वो ऐसी सरकार की सोच का नतीजा है जो समस्याओं के समाधान के लिए जानी जाती है, और समाधान करने वाली सरकार और देश की यही सोच भारत को अगले 25 वर्षों में विकसित भारत बनाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसी ज़रूरी जानकारी हम आपके पास लाते रहेंगे। धन्यवाद।